सोर्सेज बताते हैं कि ये जो हवेली है ये गांव के बाहर है, घने जंगलों के बीच में। मतलब आप सोचिए, टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे, पूरी तरह से एक वीरान जगह। सही बात है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है कहानी में, इसका अपना एक किरदार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कहानी कहने की तकनीक में इसे जीनियस लोसी कहते हैं, मतलब जगह की आत्मा। अच्छा। यह हवेली सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेती हुई चीज है जिसका अपना एक किरदार है। हाँ, और वो भी एक खलनायक का। उसकी वीरानगी, उसका अकेलापन, ये सब उस डर की नींव रखते हैं जो आगे आने वाला है। और इस नींव को मतलब और मजबूत करता है उस हवेली का इतिहास। कहानी के मुताबिक करीब 40 साल पहले वहाँ ठाकुर देवेंद्र सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। एक जालिम जमींदार। हाँ, बहुत जालिम। कहा जाता है कि वो बहुत क्रूर था। और फिर एक रात हवेली में आग लग जाती है और ठाकुर और उसका पूरा परिवार मारा जाता है। हाँ। लेकिन गांव वालों का मानना है कि सिर्फ उनके ठाकुर की आत्मा का वहाँ होना उस जगह को सिर्फ डरावना नहीं बल्कि खतरनाक भी बना देता है। अब वो हवेली सिर्फ भूता नहीं है, वो एक शिकारी है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदारों की। शहर से आए 4 दोस्त। हाँ, अमन, रोहित, पूजा और सिया। ये भी एक दिलचस्प पैटर्न है। ज्यादातर ऐसी कहानियों में शहर के लोग ही क्यों फंसते हैं? ये शहर बनाम गांव या आधुनिकता बनाम परंपरा का एक बहुत पुराना टकराव है। अच्छा। शहर के ये लोग तर्क और विज्ञान में विश्वास करते हैं। तो चारों दोस्त रात के 12 बजे हवेली जाने का फैसला करते हैं। और जैसे ही 12 बजते हैं, सबसे पहली अजीब चीज होती है मोबाइल का नेटवर्क। हाँ, सबके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। नेटवर्क का जाना सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये बताता है कि अब वो आधुनिक दुनिया के नियमों से बाहर हवेली की दुनिया में आ चुके हैं, जहाँ तर्क और टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। और इसके तुरंत बाद हवेली का वो भारी दरवाजा अपने आप एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुल जाता है, जैसे न्योता दे रहा हो। हाँ, एक सीधा सीधा न्योता। हाँ, और यहाँ से डर का स्तर बढ़ना शुरू होता है। शुरुआत छोटी छोटी अजीब घटनाओं से होती है। नेटवर्क जाना, दरवाजे का खुलना, ये चीजें डराती हैं। पर जान का और जब वो अंदर जाते हैं तो दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब वो फंस गए पूरी तरह से। सोर्स के मुताबिक अंदर दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस होती हैं और ऊपर से हंसने की आवाज आती है। ये सब क्लासिक हॉरर एलिमेंट्स हैं। हाँ, इन्हें एटमॉस्फेरिक हॉरर कहते हैं। यहाँ भूत सीधे सीधे सामने नहीं आता। वो एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ एक टूटा हुआ आईना रखा है, और जब वो चारों आईने में देखते हैं तो वहाँ सिर्फ 3 परछाइयाँ होती हैं। ओहो, अमन की परछाई गायब है। ये सीन, ये वाकई में बहुत डरावना है। इसका गहरा मतलब ये है कि आईना जो सच दिखाता है वो ये घोषणा कर रहा है कि अमन अब जीवित लोगों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। ओह, उसकी आत्मा पर हवेली का कब्जा हो चुका है, भले ही उसका शरीर अभी भी वहाँ खड़ा हो। ये मौत से भी ज्यादा डरावना विचार है कि वो अपनी पहचान खो चुका है, अपना अस्तित्व खो चुका है, और यहीं से शारीरिक खतरा शुरू होता है। और खतरा तुरंत सामने आ भी जाता है। अंधेरे से ठाकुर देवेंद्र सिंह की जली हुई आत्मा निकलती है और ठीक उसी वक्त वो देखते हैं कि अमन हवा में लटका हुआ है। उफ! एक चीख और सब खत्म। कहानी यहाँ से बहुत तेज हो जाती है। बिल्कुल। अब तक जो बिल्डअप था वो यहाँ आकर फटता है। अमन की मौत इस बात की पुष्टि कर देती है कि ये सिर्फ एहसास या वहम नहीं है, ये एक जानलेवा हकीकत है। अब दोस्तों का मकसद रहस्य सुलझाना नहीं बल्कि अपनी जान बचाना है। कहानी अब एक सर्वाइवल थ्रिलर में बदल जाती है। और वो मुख्य दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा वहाँ है ही नहीं। उसकी जगह एक पत्थर की दीवार है। ये कैसे हो सकता है? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक भूत से नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरी हवेली से लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। हवेली अपनी बनावट खुद बदल रही है। वो एक भूल भुलैया है, एक जाल है। ये डर के स्तर को बहुत ऊपर ले जाता है। जब आपके भागने का रास्ता ही गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। ये पूरी तरह से लाचार महसूस कराने वाला डर है। हाँ, मतलब अब हवेली का किरदार और ज्यादा सक्रिय हो गया है। वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो खुद एक दानव है। सही कहा। अब फर्श का खून की तरह चिपचिपा हो जाना या दीवारों से हाथ बाहर निकलना, ये सब इसी बात का सबूत है। हाँ।
हवेली अब भौतिक रूप से उन पर हमला कर रही है। ये बॉडी हॉरर का एक तत्व है जहां आसपास का माहौल ही आपके शरीर के लिए खतरा बन जाता है। और इसी केओस में, इसी भगदड़ में पूजा पकड़ी जाती है। एक हाथ उसे दीवार के अंदर खींच लेता है और उसकी चीखें गूंजती रहती हैं। ये बहुत ही भयानक मौत है। हाँ, क्योंकि ये मौत साफ साफ दिखती नहीं है, उसे बस दीवार के अंदर खींच लिया जाता है। इस तरह की मौत हमारे अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगह के डर को और अदृश्य के डर को जगाती है। बिल्कुल, हमें नहीं पता कि दीवार के उस पार उसके साथ क्या हुआ, और ये अनिश्चितता मौत को देखने से ज्यादा डरावनी होती है। अब सिर्फ रोहित और सिया बचे हैं। वो पागलों की तरह भाग रहे हैं और उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिसके नीचे से रोशनी आ रही है, एक उम्मीद की किरण। और फिर कहानी यहाँ एक कट लेती है और हम अगली सुबह पर पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावी कहानी कहने की तकनीक है, तनाव को बिल्कुल चरम पर पहुंचाकर सीन को काट देना, ताकि सवाल रह जाए मन में। हाँ, इससे पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में ये सवाल रह जाता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या था, क्या वो बच पाए। और अंत बहुत ही ठंडा और निराशाजनक है। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ रोहित मिलता है। बस रोहित? हाँ, वो भी बेहोश और सदमे में। सिया कभी नहीं मिलती, उसका कोई नामो निशान नहीं। सिया का गायब हो जाना उसकी मौत से ज्यादा असरदार है। अगर उसकी लाश मिलती तो कहानी को एक क्लोजर मिल जाता, एक अंत। हाँ, बात खत्म हो जाती। लेकिन उसका यूं ही हवा में गायब हो जाना वो रहस्य को जिंदा रखता है। ये डर हमेशा बना रहता है कि वो कहाँ गई, क्या वो अब भी उस हवेली में कैद है। ये एक अनरिजॉल्व एंडिंग है जो सुनने वाले को बेचैन छोड़ देता है। और रोहित का किरदार, वो जिंदा तो है, पर क्या वो सच में जिंदा है? वो कुछ बोल नहीं पाता, बस सदमे में है। रोहित उस ट्रॉमा का जीता जागता प्रतीक है। वो हमें ये याद दिलाता है कि कुछ अनुभवों का असर इतना गहरा होता है कि वो इंसान की आत्मा को ही तोड़ देता है। सही। उसका जिंदा बचना एक जीत नहीं बल्कि एक सजा जैसा लगता है। वो उस रात की भयावहता को हमेशा अपने अंदर लेकर जिएगा। और कहानी का अंत रोहित की लिखी एक लाइन से होता है जो वो हर अमावस की रात लिखता है, हवेली अब भी भूखी है। वाह! इस एक लाइन ने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। ये लाइन शानदार है। ये ठाकुर के बदले की कहानी को